नमस्कार, स्वागत है आपका तमाम अहम खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र पर हमला। कोर्ट जाने का फैसला, 9 बागी कांग्रेस विधायक अयोग्य करार। बैंकों के डूबते कर्ज पर सख्त केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा बख्शा नहीं जाएगा कोई भी डिफॉल्टर, पाई पाई रकम की होगी वसूली। पार्क में बम धमाके से दहला लाहौर, 69 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। नरेंद्र मोदी ने शरीफ को फोन कर जताया शोक। तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। सीरिया में आईएस को बड़ा झटका, पलमायरा पर सीरियाई सेना का पूरी तरह से कब्जा। राष्ट्रपति असद ने किया ऐलान, संयुक्त राष्ट्र का शहर की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्निर्माण पर जोर। और कोहली की विराट पारी से T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत। मोहाली मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रविवार को घटनाएं तेजी से घटी। सबका ध्यान आज विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर टिका था, मगर उससे पहले ही केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आज हरीश रावत को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति शासन को जायज ठहराते हुए कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 दिनों से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। संविधान की धारणा ये है कि शासन बहुमत से चलता है, कानून बहुमत से बनता है, बजट बहुमत से पास होता है। बहुमत को अल्पमत कर देना और अल्पमत को बहुमत कह देना और फेल्ड बिल को पारित मान लेना, ये आजाद हिंदुस्तान में संविधान के दौरान पहला इंसिडेंट है। अरुण जेटली के मुताबिक अब उत्तराखंड के सामने वित्तीय संकट भी खड़ा हो गया है। धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। विफल बिल के बाद और अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए, क्योंकि विफल बिल था। ये दूसरा राजनीतिक संकट है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वित्त मंत्री के तर्क को दरकिनार करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस मसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। अरुण जेटली एक विज्ञ व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जो स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है, विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली आदि के तहत जो है। तो इसलिए ये तीसरा कलंक अपने ऊपर अरुण जेटली जी ले रहे हैं, जबकि इज ए वेरी लर्नेड पर्सन। शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी। इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री अपने असम दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली आए थे। राष्ट्रपति शासन के साथ उत्तराखंड की विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसे भंग नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर कांग्रेस ने कहा है कि वो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को अदालत में चुनौती देगी। जेडीयू, आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने भी केंद्र के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। इस बीच सीआरपीएफ के पूर्व डीजी प्रकाश मिश्रा और पूर्व केंद्रीय संस्कृति सचिव रविंद्र सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सत्ता के प्यार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनादेश को रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने आगे लिखा कि जनादेश के लिए कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री जनता के अधिकार का हनन नहीं करें।
अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो कभी सत्ता पर वोट लेकर हासिल नहीं हो सकते, इसलिए सत्ता कब्जाना और चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटना अब ये मोदी जी की नई पर्यायवाची और भाषा और रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। ये समझते हैं कि भय के साथ ये देश चला पाएंगे। कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। डिस्क्वालीफाई किया है स्पीकर ने 9 लोगों को। बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, अब उनको अधिकार। अभी बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, उनको बोलो कोर्ट जाएं जरा, हम उनको जवाब कोर्ट में देंगे। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की है। आम आदमी पार्टी, जेडीयू और वाम दलों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान बताया है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की हम निंदा करते हैं। ये मेजोरिटी का अपमान है, ये सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण है। This is very unfortunate. This is very detrimental for any democratic process. That imposition of 356 is against the principles of democracy. संविधान के जानकार कह रहे हैं कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या 18 मार्च को हरीश रावत सरकार के पास सदन में बहुमत था या नहीं। सवाल ये है कि 18 तारीख को क्या बहुमत था उनके पास। 18 तारीख को जब विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई तो क्या विभाजन मांगा किसी ने? अगर मांगा और स्पीकर ने नहीं दिया तो वो गलत हुआ। अगर विभाजन मांगा और स्पीकर ने इसलिए नहीं दिया कि बहुमत सरकार के साथ नहीं था, तो उसी दिन बहुमत वो खो चुके थे। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल के आरोप में 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। ऐसे में बागी विधायक भी इस मुद्दे पर अदालत का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विजय माल्या मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी। असम में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी बैंक डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्य की बदहाली के लिए टीएमसी और वाम दलों के शासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखा। इस दौरान उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले असम के रंगपाड़ा में रैली की, जहां उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बिना किसी भी बैंक डिफॉल्टर को नहीं छोड़ने की बात कही। कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए। और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है, मैं बता देता हूं भाइयों। रंगपाड़ा के बाद नरेंद्र मोदी ने असम के ही पंचग्राम में भी जनसभा की, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए ये उनकी पहली रैली थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम दल ने गठबंधन करके बंगाल की जनता की बुद्धि को चुनौती दी है। हालात को मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो 34 साल वालों ने 34 साल में जो बर्बाद किया, इन्होंने 5 साल में तबाह करके रख दिया। नरेंद्र मोदी ने जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। शनिवार को भी नरेंद्र मोदी ने असम में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम और पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर कांग्रेस और वाम दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पूंजीपतियों से सबसे ज्यादा लाभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। आपकी सरकार एक भी कसौटी पर खड़ी उतरी है जो वायदे आपने 2014 से पहले भारत की जनता से किए थे? ये बुनियादी सवाल है। और जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि पूंजीपति इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, तो भारत के धन्ना सेठ, भारत के पूंजीपति, भारत के धन पशुओं का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो श्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, जिनको उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। बीजेपी
बिहार में जाकर पैकेज की बात की, बिहार की जनता ने भगा दिया। दिल्ली में जाकर पैकेज की बात की, दिल्ली की जनता ने भगा दिया। बंगाल में भी भागेंगे, केरल में भी भागेंगे, तो निश्चित रूप पर असम में भी उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे दौर की 62 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही आज से इन सीटों पर नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 7 अप्रैल नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। इन सीटों पर तीसरे दौर में 21 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होगा उनमें मुर्शिदाबाद, नाडिया और वर्धमान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 6 चरणों में मतदान होना है। भारत 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने जल संचय समेत कई दूसरे अहम विषयों पर भी अपने विचार आमजनों के साथ साझा किए। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए लोगों से विचार साझा किए। इस बार प्रधानमंत्री का खेलों पर खासा जोर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय है खेलों में एक नई क्रांति के दौर का। उन्होंने खेलों में हाल के प्रदर्शनों के गिरते स्तर पर चिंता भी जताई। फीफा अंडर 17 विश्व कप एक ऐसा अवसर है, इस एक साल के भीतर हम चारों तरफ नौजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोम भर दे, नया जुस्सा भर दे। इस मेजबानी का एक फायदा तो है ही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान जाएगा। मुझे तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को फुटबॉल के साथ जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जल संचय पर जोर देते हुए लोगों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब, खेत तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। मनरेगा से भी जल संचय के लिए एसेट्स क्रिएट करने की तरफ बल दिया है। गांव-गांव पानी बचाओ, आने वाली बारिश में बूंद बूंद पानी कैसे बचाएं, गांव का पानी गांव में रहे, ये अभियान कैसे चलाएं। आप योजना बनाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए, ताकि एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करें जिसके पानी का महात्मा भी समझे और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े। प्रधानमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान सुविधा ऐप के माध्यम से कृषि संबंधी, मौसम संबंधी जानकारियां आसानी से हासिल हो सकेंगी। बहुत सारी जानकारियां अपनी हथेली में ही मिल जाएगी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई और मुद्दों पर अपने विचार जनता से साझा किए। ये मन की बात का 18वां प्रसारण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत आज पहला फैसला सुना सकती है। ये मामला झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है और अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के 2 निदेशक भी शामिल हैं। अदालत ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया है। इन पर गलत और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप है। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछले 21 मार्च को फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में ये पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत फैसला सुनाने जा रही है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैं भी भारत, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आदिवासी भारत की। कर्ज के भंवर में फंसा आदिवासी किसान। कम से कम मैंने 10 पैकेट लगाया तो 10 पैकेट में अभी ढूंढ चारा दिया, कहीं फसल नहीं आई। जमीन को रखना पड़ा गिरवी। 100 का 16 रुपया दिया। ये कहीं अपने बने तो देव नहीं तो फिर साल पर जमीन धरी देव पण देना उनके। किसानों की ये हालत क्यों है कि वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर नजर आता है। क्या सहकारी समितियां हैं कारगर? देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले की जांच के सिलसिले में पाकिस्तान के 5 सदस्यों का जांच दल कल दिल्ली पहुंचा। इस दल में सैन्य खुफिया विभाग और नागरिक प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तानी दल आज पहले NIA मुख्यालय जाएगा और उसके बाद पठानकोट के लिए रवाना हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी जांच दल को सभी गवाहों से पूछताछ की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें NSG और BSF जवानों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। ये पहला मौका है जब किसी आतंकी हमले की छानबीन के लिए पाकिस्तान से खुफिया और पुलिस अधिकारियों का एक दल भारत आया है। इस साल जनवरी में पठानकोट आतंकी हमले के बाद भारत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है और इस घटना में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए थे। गोवा में आज से डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है। ये एक्सपो 31 मार्च तक जारी रहेगा। पहली बार गोवा में होने जा रही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे। 2 साल में एक बार होने वाली ये प्रदर्शनी 9वीं बार होने जा रही है। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2016 के दौरान भारत की रक्षा खरीद नीति को ऑनलाइन किया जाएगा। इसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में कुल 46 देशों की करीब 1000 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें 490 विदेशी और 510 देशी कंपनियां हैं। भाग लेने वाली विदेशी कंपनियां अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान जैसे बड़े देशों से हैं। कंपनियां अपने हथियार का यहां लाइव डेमो भी करेंगी। अरब सागर से लगे नकवेरी गांव में हो रही इस प्रदर्शनी में 28 और 29 मार्च को हवाई कौशल का भी प्रदर्शन होगा। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए पिछली तारीख से टैक्स मामलों के निपटाने का विकल्प खुला है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कंपनियों पर निर्भर है कि वो मुकदमेबाजी को जारी रखें या फिर वो सरकार के वन टाइम ऑफर का लाभ उठाएं। वन टाइम ऑफर के तहत इन कंपनियों को मूल टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्हें ब्याज के साथ जुर्माना चुकाने से छूट मिल जाएगी। केयर्न एनर्जी से 10,247 करोड़ रुपए की टैक्स मांगा गया है, जबकि वोडाफोन पर टैक्स, ब्याज और जुर्माने के तौर पर 14,200 करोड़ रुपए की मांग बकाया है। वित्त मंत्री ने 2016-17 के लिए आम बजट में एक मुश्त टैक्स भुगतान की योजना पेश की थी। पाकिस्तान में लाहौर में रविवार को हुए आत्मघाती हमले में 69 लोग मारे गए, करीब 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष नवाज शरीफ को फोन कर घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों से कोई समझौता नहीं किए जाने पर जोर दिया है। रोते बिलखते लोग, अपनों को तलाशती आंखें। लाहौर के रिहायशी इलाके गुलशन-ए-इकबाल पार्क में ईस्टर के मौके पर जमा भीड़ देखते ही देखते मातम में बदल गई। आत्मघाती धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। शहर के बीचों बीच बसे पार्क में छुट्टी के दिन काफी भीड़ होती है। 22 साल दे बच्चिया, ओ मेरियां निक्कियां रुत्तियां आले पुत्रा, ओ एक बच्ची है 2 साल दी, ओ अल्लाह साईं, ओ इंज ना करे हा पुत्रा। मैं तो बर्गर लगा रहा था, एकदम जोर का धमाके के बाद आई है, तो समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बचाव कर्मियों के साथ मिलकर सेना भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी है। लाहौर के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हमले की गंभीरता के मद्देनजर पार्क के आसपास सेना तैनात कर दी गई है। लोगों से घायलों के लिए रक्तदान की अपील की गई है। लाहौर के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो लम्हा जो है वो इस वक्त सारे मामलात को वॉच कर रहे हैं और इस वक्त जो है पूरी जो पंजाब हुकूमत है और उसकी तमाम एजेंसीज जो है वो मुतहरक है। तमाम हॉस्पिटल को रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और डॉक्टर्स की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक धड़े जमातुल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावर 20 साल का एक युवक बताया जा रहा है। विस्फोट में करीब 10 से 15 किलोग्राम विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर पहले भी हमले होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और सीरिया की सरकारी सेना ने पलमायरा शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रविवार को राष्ट्रपति बशर अल असद ने ऐलान किया कि यह प्राचीन शहर इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इधर सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि पलमायरा की जीत सीरिया में आईएस के खात्मे की शुरुआत है। कई दिन की लड़ाई के बाद सरकारी सेना ने पलमारा को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त करा लिया है। पलमारा पर सरकारी सेना और उसके सहयोगिया मिलिशिया का पूरी तरह नियंत्रण है। इस प्राचीन शहर पर कब्जे की लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के 400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 180 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر وأحكمت سيطرتها الكاملة على الجبال والتلال الحاكمة المحيطة بها. इस जीत के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इधर संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि असद सरकार पलमारा में नष्ट हुई सांस्कृतिक विरासत की मरम्मत को प्राथमिकता देगी। Encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat ISIS from Palmyra and is now able to preserve and protect these human common asset, cultural asset. And I'm also encouraged by their announcement that they will try to not only preserve and protect, they will try to restore. I hope they will be able to do that. पलमारा यूनेस्को की विश्व विरासत स्मारकों की सूची में शामिल है। मई 2015 में इस पर कब्जा करने के बाद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने कई सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट कर दिया था। सितंबर 2015 में शुरू हुए रूसी हवाई हमलों के बाद से सरकारी सेना और उसके सहयोगी मिलिशिया कई बड़े शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सैन्य गठबंधन की पहली बैठक रविवार को रियाद में हुई। बैठक में 34 सदस्य देशों के अलावा 5 गैर सदस्य देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सीरिया और यमन के हालात पर चर्चा हुई। इस मौके पर सऊदी अरब के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहमान ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2015 में सऊदी अरब ने आतंकवाद से निपटने के लिए इस्लामी सैन्य गठबंधन की घोषणा की थी। इस गठबंधन में शिया बहुल ईरान और इराक शामिल नहीं है। और इस बीच इराकी सेना ने मौसुल शहर पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। इराकी सेना ने गुरुवार को मखमूर इलाके में सैन्य हमले शुरू किए। इसके बाद से हजारों लोग मौसुल छोड़कर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि जल्द ही मौसुल शहर को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया जाएगा। मौसुल की आबादी करीब 7 लाख है और यह शहर 10 जून 2014 से इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक की उम्मीदवारी में आगे चल रही पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने वॉशिंगटन समेत 3 राज्यों में जीत दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। रविवार को अलास्का, वॉशिंगटन और हवाई कॉकस में हार से हिलेरी को करारा झटका लगा। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक की उम्मीदवारी के लिए क्लिंटन और सैंडर्स के बीच का अंतर थोड़ा कम हुआ है। बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट और स्टारबक्स जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों का मुख्यालय वॉशिंगटन राज्य में ही है, जहां 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हैं। ऐसे में ज्यादातर प्रतिनिधियों के सैंडर्स के पाले में जाना हिलेरी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। It's too early to talk about that. Right now, we have a lot of momentum. We're focusing on Wisconsin, New York State. We have a path to victory. We are going to win this nomination process. खबरें अब खेल जगत से। भारत T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मोहाली में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे कोहली, जिनकी विराट और शानदार पारी ने ऑस्ट्रेलिया के 160 रन के लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। कोहली की विराट पारी से भारत T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। रविवार को मोहाली में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले 4 ओवर के बाद 53 रन था, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 160 रन ही बनाने दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से फिंच ने 43, मैक्सवेल ने 31 और ख्वाजा ने 26 रन का योगदान दिया। 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ने 49 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद कोहली ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाकर ही दम लिया। भारत ने ये मैच 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत लिया। कोहली ने 51 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। I think it was an incredible innings, especially the fact that the wicket was not easy to bat on. Especially the back of the length deliveries, it was quite difficult to get it away. Especially the spinners. The good thing, I don't think they bowled too many spinners. And also, to some extent, he was hampered, in between, and he had a partnership. Yeah, we probably did let ourselves down a little bit in the middle overs again. That's one area that, particularly in these conditions, that we haven't done so well at consistently, and that was something that we've worked really hard on. So we probably did let ourselves down a little bit there, losing a few wickets in clumps. हार के साथ ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप का सफर खत्म हो गया है। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला 31 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में 30 मार्च को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच दिल्ली में खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इस जीत का जश्न अपने अपने तरीके से मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग इस जीत के जश्न में डूबे हैं और इसे पूरी तरह से मना रहे हैं। और इसी के साथ चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र पर हमला, कोर्ट जाने का फैसला, 9 बागी कांग्रेस विधायक अयोग्य करार। बैंकों के डूबते कर्ज पर सख्त केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा बख्शा नहीं जाएगा कोई भी डिफॉल्टर, पाई पाई रकम की होगी वसूली। पार्क में बम धमाके से दहला लाहौर, 69 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। नरेंद्र मोदी ने शरीफ को फोन कर जताया शोक, तहरीक तालिबान ने ली जिम्मेदारी। सीरिया में आईएस को बड़ा झटका, पलमायरा पर सीरियाई सेना का पूरी तरह से कब्जा। राष्ट्रपति असद ने किया ऐलान, संयुक्त राष्ट्र का शहर की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्निर्माण पर जोर। और कोहली की विराट पारी से T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत, मोहाली मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम मैं भी भारत।